तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चौसर की एज के बारे में। जेफरी चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चौसर क्यों अपनी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स पर लिखना पसंद नहीं करते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जब कभी भी हम चौसर को पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि चौसर आम लोगों के लिए कभी नहीं लिखते थे। वो एक कोर्ट पोएट थे, अपने कल्चर्ड रीडर्स के लिए लिखते थे, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर प्लेग, लड़ाइयाँ, ब्लैक डेथ, फेमिन्स, न जाने क्या क्या हुआ था, लेकिन उन सब चीज़ों पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उस एज की डार्क और पेनफुल साइड दिखाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1348 से 49 में एक खतरनाक एपिडेमिक आया था, ब्लैक डेथ, जिसने एक साल के अंदर 1/3 पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। और फ्रांस के साथ लड़ाई में जो पैसा खर्च हो रहा था, उसका हैवी बर्डन भी आम जनता पर डाला जा रहा था, टैक्स का नाम देकर। इन्हीं सब कारणों की वजह से वैट टेलर और जैक स्ट्रॉ जैसे खतरनाक लीडर्स खड़े हो गए। लेकिन चौसर ने कभी इन चीज़ों पर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उनको बस कोर्ट के चंद लोगों को खुश रखना था। चर्च करप्ट हो रहे थे, उन पर उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि शायद वो जानते थे कि वो एक पॉएट हैं, सोशल रिफॉर्मर नहीं। सोशल रेफॉर्मेशन में इनसे बेटर काम तो जॉन वाइक्लिफ कर रहे थे, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये बंदा किसी से डरता नहीं था। रिलीजियस पैम्पलेट्स लिख लिख कर इसने स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी को रिवाइव किया और अपने हाथों से फर्स्ट टाइम बाइबल का पूरा वर्जन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उस टाइम पर ना तो प्रिंटिंग प्रेस थी और ना ही टाइपराइटर, तो सब चीजें हाथों से लिखनी पड़ती थी, इसलिए बुक्स बहुत महंगी थी। चौसर फेमस इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट में उनके अच्छे कनेक्शन थे। एडवर्ड थर्ड के फेवरेट थे और इन्हीं कनेक्शंस की वजह से बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पे इनको भेजा जाता था। बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते थे, इसलिए इटली जाने का मौका भी इनको मिला। जिस वक्त ये इटली गए, उस वक्त इनकी मुलाकात हुई पेट्रार्क और बोकाशियो से, जिन दोनों का इन पर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा। दोस्तों, रॉयल कोर्ट में इनको एक्सेस मिल गई थी, इसका सबसे बड़ा रीजन था जॉन ऑफ गॉन्ट। उसने इनको पार्टनेज दी थी, और जब उसने पार्टनेज छीन ली तो चौसर अपनी लाइफ के कुछ टाइम के लिए गरीबी में डूब गए। बाद में इनको पेंशन मिलने लग गई थी। चौसर ने जितना अपनी लिबरल एजुकेशन से सीखा था, उतना ही बराबर अपनी लाइफ से भी सीखा था। ट्रैवलिंग करते करते ये बहुत सारे लोगों से मिले, और इतने सारे लोगों से जब मुलाकात हुई तो थोड़ा थोड़ा सबसे सीखा। इनकी लर्निंग और राइटिंग को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज वो जब इन्होंने फ्रेंच लिटरेचर से सीखा। देखो, इनके टाइम पर इनको और इनके साथ के पार्ट्स को इंग्लिश लैंग्वेज का फ्यूचर नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, तो फ्रेंच लिटरेचर का बहुत बोलबाला था। तो सबसे पहला फेज जो इनकी लाइफ का था, वो था फ्रेंच लिटरेचर का फेज। दूसरा फेज वो था जब इन्होंने इटालियन लिटरेचर से सीखा, क्योंकि इटली में इस टाइम तक रेनेसा आ चुका था, तो इटालियन लिटरेचर को थोड़ा बहुत इमिटेट करके भी इन्होंने सीखा। तीसरा फेज वो था जब इन्होंने अपना खुद का इंग्लिश लिटरेचर लिखने का फैसला किया। कंप्लीटली इन्होंने इटालियंस और फ्रेंच लिटरेचर को इमिटेट नहीं किया था, बल्कि इंस्पिरेशन ली थी, कुछ थीम्स उधार ली थी। लेकिन कैंटरबरी टेल्स तो इनके घूमने के एक्सपीरियंस से निकल कर आया है वर्क। इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी ली है जब इन्होंने कैंटरबरी टेल्स को लिखा था। इस वर्क को भी इन्होंने अपने 3rd फेज में ही लिखा होगा दोस्तों। और इस वर्क के लिए सब्जेक्ट मैटर ऐसा इसलिए चूज किया क्योंकि उस वक्त पिलग्रिमेज पर जाना बड़ी कॉमन सी बात थी। ये सारी चीजें कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में इन्होंने मेंशन की है, इसलिए प्रोलॉग मास्टरपीस है और बहुत सारे सिलेबस में शामिल किया जाता है दोस्तों। इंटरेस्टिंगली चौसर के सामने और भी बहुत सारे पोएट थे, लेकिन चौसर की शैडो इतनी बड़ी थी कि वो सब लोग ढक जाते थे। इनका सबसे बड़ा राइवल था जॉन गॉवर। काफी लंबी दोस्ती थी इन दोनों की, चौसर और जॉन गॉवर में, लेकिन बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और जेलसी के चलते दोनों में दूरियां बढ़ गईं। गॉवर बहुत ही पढ़ा लिखा और केयरफुल पोएट था, लेकिन चौसर के चार्म ने उसे फीका कर दिया। ये दोनों जने कोर्टली पोएट्स थे, मतलब कोर्ट की बातें करते थे। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा पोएट भी था जो कॉमन लोगों का पोएट था, विलियम लैंगलैंड, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन इतना पता चलता है कि इसने अपनी ज़्यादातर लाइफ पॉवर्टी में, स्ट्रगल में गुजारी। इसने एक फेमस वर्क लिखा था, पियर्स द प्लूमैन, जो एक एलेगोरिकल पोएम थी। ये भी उस टाइम के सोशल इश्यूज पर बैडली अटैक करता था। इन तीनों के अलावा एक स्कॉटिश पोएट और थे, जॉन बार्बर। इनको हेनरी हडसन ने अपनी बुक में स्कॉटिश पोएट्री का रियल फादर बोला है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, चौसर के साथ के पोएट थे विलियम लैंगलैंड।
लेकिन इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अवेलेबल ही नहीं है। चौसर की तरह पब्लिक फिगर नहीं थे ना, छोटी सी जगह पर पैदा हुए थे, मेलबर्न की पैदाइश थे और अपनी शुरुआती लाइफ गांव में, खेतों में, शेपर्ड्स के बीच में गुजारी। बाद में ये अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में लंदन चले गए थे और वहाँ पर चर्च के क्लर्क के रूप में काम किया। दोस्तों, लैंगलैंड ने ज़िंदगी में काफ़ी गरीबी देखी थी और ये सबसे ज़्यादा फेमस है अपने एक ग्रेट वर्क पियर्स प्लोमन के लिए, जो उस वक्त बड़ा सक्सेसफुल हो गया था। उसकी सक्सेस के बाद 1399 में इन्होंने एक और पोएम लिखी थी, रिचर्ड द रेडलस। ये वर्क एक प्रोटेस्ट था उस वक्त राजा रिचर्ड सेकंड के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों, हम श्योर नहीं हैं कि विलियम लैंगलैंड ने ही इस वर्क को लिखा था क्या। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अधूरा वर्क विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। हाँ, ये अधूरा वर्क है जिसको बंद कर दिया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड को असैसिनेट किया था उस टाइम पर। देखो दोस्तों, हमें विलियम लैंगलैंड की पैदाइश के बारे में पता है कि ये मेलबर्न में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी डेथ के बारे में हमें नहीं मालूम। पता नहीं क्या हुआ था, 1399 में विलियम लैंगलैंड अचानक से गायब हो गए। मतलब पता नहीं कहाँ चले गए। किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ कि इनकी डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी। अब मैं बात करता हूँ इनकी फेमस वर्क पियर्स प्लोमन की, क्योंकि इसी की वजह से ये बहुत फेमस है। इस पोएम की स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन है द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। इस लाइन को लैंगलैंड ने बुक ऑफ आइसा से कोट किया है। तो सोचो उस टाइम पर पियर्स प्लोमन में ये लाइनें लिखी हुई थी और सोचो उस टाइम पर क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा इंग्लैंड के लोगों पर, क्योंकि सदियों से लिटरेचर अपर क्लास लोगों को खुश करने के लिए लिखा जा रहा था। लेकिन एट लास्ट एक ऐसी पोएम आई जो कॉमन लोगों को एड्रेस कर रही थी, तो इसका सक्सेस होना लाजमी था। देखो, लंबे टाइम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखने वालों ने ऐसा माना है या मानते चले आए हैं कि पियर्स प्लोमन पोएम को लैंगलैंड ने पूरा खुद ही लिखा था। लेकिन आज काफ़ी सारे सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इस पूरी पोएम के राइटर सिर्फ अकेले विलियम लैंगलैंड नहीं थे। फर्स्ट टाइम ये पोएम सामने आई थी 1362 में, ठीक है। उस वक्त इसमें 800 लाइनें थी जो शायद लैंगलैंड ने लिखी थी। लेकिन उसके अगले 30 सालों में इंग्लैंड की सोशल कंडीशंस में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। मैंने आपको बताया वैट टेलर करके एक क्रांतिकारी था उस टाइम का, रेबल। तो उसके टाइम पर बहुत उथल पुथल मची हुई थी। तो उस टाइम पर जो उथल पुथल के माहौल में इस वर्क को कितनी बार, पता नहीं कितनी बार तो रिवाइज किया गया था, कितनी सारी लाइंस इसमें ऐड करके इसको बहुत बड़ा बना दिया गया था उस टाइम। और आज जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स में इस पोएम को देखते हैं और इस पोएम में बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है दोस्तों, जैसे बेओवुल्फ में हुआ था वैसे ही। इसकी पॉपुलैरिटी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन के आम लोग कैसे ट्रेडिशनल सेक्सन पोइट्री को सहेज कर रखते थे इंग्लैंड में। और दोस्तों, रिफॉर्मेशन में भी इस वर्क का बहुत रोल था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जॉन वाइक्लिफ के बारे में। इनको विक्लिफ भी बोला जाता है, वाइक्लिफ भी बोला जाता है। दोस्तों, 14th सेंचुरी में ये बहुत पावरफुल आदमी था। ये बंदा अपनी स्वदेशी भाषा, मतलब उस टाइम पर नेटिव टंग जो थी इंग्लैंड की, उसको बड़ा इन्फ्लुएंस किया था इसने। उस टाइम इसने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना रखे थे और उन फॉलोअर्स को बोला जाता था लॉलर्ड्स। और ज़्यादातर फॉलोअर्स कौन थे दोस्तों इनके? कॉमन लोग। हम इनको लैंगलैंड के साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके इंटरेस्ट भी लैंगलैंड की ही तरह कॉमन लोगों में ही थे। चौसर की तरह कोर्ट के लिए नहीं लिखते थे ये। हाँ, ये बात अलग थी कि चौसर और लैंगलैंड की तरह इनका फोकस पोएट्री नहीं था, बल्कि इनका फोकस था प्रोज। ये हमें पता कैसे चलता है कि इनका इंटरेस्ट प्रोज था? क्योंकि इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने मिलकर। बाइबल के जो 4 गॉस्पेल्स हैं ना न्यू टेस्टामेंट में, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, खुद इन्होंने ट्रांसलेट किया था उन गॉस्पेल्स को। बाकी बाइबल तो बहुत बड़ी है, अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। जब किंग जेम्स ने पूरी टीम लगाई थी तो ये अकेला बंदा कैसे कर लेता ट्रांसलेट? तो अकेले तो कैसे करते, इनके फॉलोअर्स ने कंप्लीट किया था बाइबल को। देखो, प्रोज लिखने वाले तो वाइक्लिफ पहले बंदे थे इंग्लिश में, लेकिन इनके वर्क्स को पढ़ता कोई नहीं आज की डेट में, कुछ ओकेजनल स्कॉलर्स को छोड़कर। लेकिन फिर भी लिटरेचर में इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लिटरेचर में जब इनको इतने पढ़ने वाले लोग ही नहीं हैं तो क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट है? उस टाइम पर
दोस्तों, लैंग्वेज इनके ज़रिए घर घर तक पहुंची थी, बाइबल की ट्रांसलेशन के ज़रिए। सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में कॉपी मारी जा रही थी इनकी बाइबल की। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग इंग्लिश को उस टाइम पर अलग अलग डायलेक्ट्स में बोल रहे थे ना, उनके लिए एक फिक्स्ड नेशनल स्टैंडर्ड आ गया कि इंग्लिश ऐसे होनी चाहिए। और एक धार्मिक बुक के रूप में घर घर तक ये पहुंच गई। हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ था कि एक धार्मिक किताब के रूप में इंग्लिश घर घर तक पहुंच गई। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की है और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।